Good morning, friends. My name is Ankit Kulsresht. I am the assistant professor in Mechanical Engineering Department, Babu Banarsidass Technical University, Lucknow. Friends, today I am discussing about the strength of material. I am here to teach you the top subject, strength of material. What is SOM? SOM, the meaning of the SOM is study of internal resisting force. मीन्स जब हम किसी बॉडी पर लोड अप्लाई करते हैं तो बॉडी क्या करती है, उस लोड को रजिस्ट करती है. तो इन द सोम वी आर स्टडिंग द रजिस्टिंग फोर्स अप्लाइड बाय द बॉडी अगेंस्ट द एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स. तो फ्रेंड्स, हम सोम पढ़ते क्यों हैं? हमारा एम क्या है सोम पढ़ने का? हम जब सोम का पढ़ने का एम है किसी भी बॉडी की डिजाइन करना, किसी भी मशीन एलिमेंट की डिजाइन करना. तो हम किसी अपने छत की बीम की डिजाइन करना चाहते हैं. तो डिजाइन करने से पहले हमको देखना पड़ता है कि वो कितना लोड रजिस्ट कर सकती है, वियर कर सकती है. तो फिर उसके बेसिस पर हम, या फिर हमारे पास अप्लाई लोड होता है, लोड हमको नोन होता है. उस लोड को वियर आउट करने के लिए हम क्या मटेरियल का सिलेक्शन करें, क्या उसकी डायमेंशन का सिलेक्शन करें, ये हमारे इंपॉर्टेंट पैरामीटर होते हैं. तो यहाँ पर हम पहले डिस्कस कर लेते हैं कि जब हम किसी भी मशीन एलिमेंट की या किसी भी स्ट्रक्चरल एलिमेंट की डिजाइन करते हैं तो हम किन स्टेप्स का यूज करते हैं. तो स्टेप नंबर 1, स्पेसिफाई द फंक्शन ऑफ मशीन एलिमेंट. पहले हमको जिस पर्पस के लिए हमको यूज करना है मशीन एलिमेंट, पहले हम उस पर्पस को स्पेसिफाई करते हैं कि उस एलिमेंट को यूज करने का हमारा पर्पस क्या है. दिस इज द स्टेप नंबर 1. सेकेंड स्टेप, डिफाइन वेरियस लोड एक्टिंग ऑन दी मशीन एलिमेंट. सेकेंड स्टेप में हम देखते हैं कि हम उस मशीन एलिमेंट पर हमारे क्या क्या लोड लग रहे हैं, कौन कौन से उस पर एक्चुअल लोड लग रहे हैं. हम जब लेटर ऑन हम डिफाइन करेंगे कि हमारा लोड क्या है, वो बात की बात है. तो हम पहले स्टेप नंबर 2 में हम उस मशीन एलिमेंट पर लगने वाले लोड के बारे में जानकारी लेते हैं. स्टेप नंबर 3, सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट शेप. जब हमने देखा कि इस पर कौन कौन से, इस मशीन एलिमेंट पर क्या क्या लोड लग रहे हैं, तो उन लोड को वियर करने के लिए क्या शेप रखना चाहिए. सर्कुलर होना चाहिए या मशीन एलिमेंट रेक्टेंगुलर होना चाहिए. जैसे हम बात करें पिस्टन की, तो पिस्टन हमारा एक सर्कुलर एलिमेंट है. जैसे हम बात करें कनेक्टिंग रोड की, तो कनेक्टिंग रोड भी हमारा एक सर्कुलर एलिमेंट है. यदि हम बीम की बात करते हैं तो हम बीम जनरली रेक्टेंगुलर डिजाइन करते हैं. प्लर की बात करते हैं तो प्लर हमारे सर्कुलर भी होते हैं, रेक्टेंगुलर भी होते हैं. तो हमें लोड के अकॉर्डिंग शेप का डिसीजन हमको लेना पड़ता है कि हम कैसा शेप लें. दिस इज अवर स्टेप नंबर 3, सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट शेप. स्टेप नंबर 4, सिलेक्शन ऑफ द मटेरियल. हम चौथे स्टेप में कि हम उस मशीन एलिमेंट को बनाने के लिए कौन सा मटेरियल सेलेक्ट करें. जैसे 2 चीजें होती हैं, हमारा डायमेंशन और शेप. डायमेंशन और हमारा मटेरियल. यदि हम अपना मटेरियल स्ट्रॉन्ग रखें तो हम डायमेंशन में कंप्रोमाइज कर सकते हैं. कहीं कहीं स्पेस कंस्ट्रेंट होते हैं कि हमारे पास स्पेस नहीं होता और हमको हैवी लोड वियर करना है, तो वहां हमें हाई स्ट्रेंथ के मटेरियल का यूज करना पड़ता है. और कहीं यहां हमारा कॉस्ट कंस्ट्रेंट होते हैं, जैसे ज्यादातर कंस्ट्रक्शन साइट्स पर हमारे कॉस्ट कंस्ट्रेंट ज्यादा रहते हैं, हमारा ज्यादा खर्चा नहीं होना चाहिए, तो वहां हम मटेरियल थोड़ा हल्का यूज करके और उसकी डायमेंशन को सेट करते हैं. तो डायमेंशन बढ़ा देते हैं तो हमारा लोड उतना वियर आउट हो जाता है. तो मटेरियल और डायमेंशन ये दोनों में एक तरीके से कह सकते हैं रिलेशन है. यदि आप स्पेस कंस्ट्रेंट है तो आपको जो है स्ट्रॉन्ग मटेरियल, ज्यादा स्ट्रेंथ के मटेरियल की जरूरत पड़ती है. यदि हमारे पास स्पेस कंस्ट्रेंट नहीं है, कॉस्ट कंस्ट्रेंट है, तो हम अपनी डायमेंशन बढ़ा सकते हैं, मटेरियल के साथ कंप्रोमाइज कर सकते हैं.
व्हाट इट नेक्स्ट स्टेप इज डिफाइन द मोड ऑफ फेलियर। फिर हम देखते हैं कि ये हमारा मशीन एलिमेंट पर ये लोड लगे हुए हैं और उस पर्टिकुलर शेप पर लगे हुए हैं और आपने मटेरियल सेलेक्ट कर लिया। तो फिर हम देखते हैं कि ये जो हमारा एलिमेंट है वो कितने टाइप से, कितने मोड से फेल कर सकता है। क्या ये शियर में फेल कर रहा है, क्या ये टेंशन में फेल कर रहा है। हम मोड्स ऑफ फेलियर देखते हैं। मोड्स ऑफ फेलियर के बाद अगला स्टेप हमारा देखते हैं। भाई हम जब तक फेलियर नहीं जानेंगे कि हमारा मटेरियल ये एलिमेंट हमारा जो हमारे सेलेक्ट किया है अपना उसी मशीन पार्ट को डिजाइन करने के लिए कोई एलिमेंट सेलेक्ट किया है, तो वो कितनी तरीके से फेल हो रहा है, बिना हम फेलियर को जाने कैसे हम उसकी डिजाइन कर सकते हैं। तो हमें पहले ये देखना पड़ता है कि वो फेल कैसे हो रहा है। स्टेप नंबर 7 सिलेक्शन ऑफ। स्टेप नंबर 6 कैलकुलेशन ऑफ एप्रोप्रिएट डायमेंशन बाय यूजिंग सोम इक्वेशन। दिस इज आवर सोम। Our aim is to study the step number 6. हमारा यही हमारी पूरी डिजाइन में हम एक्चुअली इतने सारे स्टेप्स का यूज नहीं करते। ये हमारा 6th स्टेप जो है सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। सोम इक्वेशन, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की इक्वेशन का यूज करके हम देखते हैं कि हम इस पर्टिकुलर कंपोनेंट को कैसे फेल होने से बचा सकते हैं। बेंडिंग में है तो बेंडिंग इक्वेशन का हम मैथमेटिकल इक्वेशन को डिफाइन करते हैं। यही हमारा बेसिक डिजाइन का सबसे बड़ा आधार स्टेप नंबर 6 ही है कि आपको पूरा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आपको सिर्फ स्टेप नंबर 6 से ही डील करना है कि हम सोम इक्वेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। कौन कौन सी सोम, शियर में क्या शियर फेलियर हो रहा है तो क्या सोम इक्वेशन आएंगी, यदि बेंडिंग में फेलियर हो रहा है तो क्या सोम इक्वेशन आएंगी, एक्सियल लोड पे मटेरियल फेल हो रहा है तो क्या सोम इक्वेशन आएंगी, या बॉडी पर यदि हमारा दो टाइप के शियर स्ट्रेस होते हैं, डायरेक्ट शियर स्ट्रेस और टॉर्सनल शियर स्ट्रेस, किस में फेल हो रहा है तो कौन सी इक्वेशन का यूज करेंगे। हम थ्रू आउट सोम इन्हीं इक्वेशंस के बारे में डिटेल स्टडी करते हैं। स्टेप नंबर 7 सिलेक्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग डिटेल। जब हमारा सब मटेरियल का शेप डिफाइन हो गया, मटेरियल डिफाइन हो गया, उसमें कौन सा किस किस मोड के कारण वो फेल हो सकता है, आपने सोम इक्वेशन लगा के उसको सेव कर लिया। फिर उसके बाद हम उस पर्टिकुलर मटेरियल को उस शेप में बनाने के लिए कौन सा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का यूज कर सकते हैं, ये हमारा 7 स्टेप है। ये स्टेप नंबर 7, इसमें हम मैन्युफैक्चरिंग डिटेल के बारे में पढ़ते हैं। तो ये स्टेप नंबर 8, जब हमको मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आ गया, अब हमको उस मटेरियल को बनाना है, तो हमको अपने लेमैन को एज ए इंजीनियर हमारा दायित्व होता है कि भाई हमको डिजाइन करके देनी है। हमारा काम बनाना, प्रोडक्शन करना इंजीनियर का सेकंड प्रोसीजर है। मेन जो है उसका एम है कि किसी भी कंपोनेंट की डिजाइन करना। एज ए डिजाइन इंजीनियर आपका एम होता है कि आप उसकी डिजाइन करें। तो मैन्युफैक्चरिंग करना तो लेबर का काम है, तो आपको डिजाइन देनी पड़ेगी कि आप उस अपने जो लेमैन है उसको डिजाइन देनी पड़ेगी आपको कि हमको जो है ये पर्टिकुलर कंपोनेंट ऐसे बनाना है, ऐसे मैन्युफैक्चरिंग करना है, तो उसको डिजाइन देते हैं। तो हम इंजीनियरिंग डिजाइन के बारे में भी हम लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए हैं। तो हम ये सबसे लास्ट स्टेप है, जब हम किसी भी पर्टिकुलर कंपोनेंट की डिजाइन किसी लेमैन को देते हैं बनाने के लिए, अपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को देते हैं, तो फिर वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट उस पर वर्कआउट करता है और उसको बना के हमको दे देता है। तो स्टेप अप टू द स्टेप नंबर 7 आप एक डिजाइन इंजीनियर की तरह आपका रोल रहता है। अभी हम बिल्कुल इनिशियल फेज में हैं, तो हम क्या करने जा रहे हैं, हम स्टेप नंबर 6 की स्टडी करने जा रहे हैं, सोम इक्वेशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ओके, तो दिस इज द बेसिक फंडा ऑफ द डिजाइन। और अब हम सोम पर चलते हैं, अपने मेन सब्जेक्ट पे चलते हैं। सोम क्या है? सोम को पढ़ने से पहले हमने कहा कि मशीन कंपोनेंट पर लोड लगते हैं। तो भाई लोड, जब तक आपको लोड की स्टडी नहीं करेंगे तो बिना लोड की स्टडी किए सोम की स्टडी करना थोड़ा सा टिपिकल पड़ जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब हम अगले स्टेप में सोम की स्टडी करने से पहले लोड्स के क्लासिफिकेशन पर, लोड्स कितने टाइप के होते हैं, इस पर मूव करते हैं। ओके फ्रेंड्स,
loads. We are discussing about the loads. Load. लोड की यूनिट क्या होती है भाई? न्यूटन या किलो न्यूटन. न्यूटन इज द यूनिट ऑफ लोड. अब लोड बेसिकली 3 टाइप से हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं. विद रेस्पेक्ट टू टाइम, विद रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन ऑफ द लोड और विद रेस्पेक्ट टू द एरिया. कौन से टाइप से? 3 टाइप से हम लोड की क्लासिफिकेशन कर सकते हैं. विद रेस्पेक्ट टू टाइम, सेकेंड वन इज विद रेस्पेक्ट टू द डायरेक्शन ऑफ लोड, विद रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन ऑफ लोड and third one is with respect to area. With respect to area. पूरा according to the time, with respect to time मतलब टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग कितना टाइम लग रहा है. With respect to time, the load are 2 types. Static load and second one is the dynamic load. Static load and second one is the dynamic load. With respect to the time के हिसाब से static load मतलब हम किसी भी मटेरियल पर एक लोड स्टैटिकली प्लेस कर दें, हम उसको रिमूव ना करें और उस पर लगातार वो लोड रखा रहे, तो ये हो गया स्टैटिक लोड. डायनामिक लोड यानी कि फ्लक्चुएटिंग लोड. हमारा लोड का जो मैग्नीट्यूड है वो कंटिन्यूअसली फ्लक्चुएट कर रहा है, टाइम के रेस्पेक्ट में उसके लोड का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, तो ऐसे लोड को हम क्या कह सकते हैं? डायनामिक लोड कह सकते हैं. सेकेंड क्लासिफिकेशन इज द विद रेस्पेक्ट टू द डायरेक्शन ऑफ द लोड. तो ये लोड 2 टाइप के होते हैं. नॉर्मल लोड एंड सेकेंड वन इज द शियर लोड. नॉर्मल लोड यानी कि कोई लोड किसी भी क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर लग रहा है. जैसे मान लीजिए ये मेरी बॉडी है, यदि लोड इस बॉडी के क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर लग रहा है तो इस लोड को हम क्या कहेंगे? नॉर्मल लोड. इस पर क्या है? परपेंडिकुलर है. शियर लोड यदि प्लेन के अलोंग लग रहा है, यदि हम किसी लोड को ऐसे पुश कर दें, ऐसे लगा दें ऐसे, तो ये कौन सा लोड हो जाएगा? शियर लोड. प्लेन के पैरेलल यदि कोई लोड लग रहा है तो उस लोड को हम क्या कहेंगे? शियर लोड. यदि इस प्लेन को हमको शियर कराना है तो लोड इस प्लेन के पैरेलल लगाना पड़ेगा. यदि इस प्लेन को शियर कराना है तो लोड इस प्लेन के पैरेलल लगाना पड़ेगा. तो ऐसे लोड को हमको क्या कहते हैं? शियर लोड कहते हैं. नॉर्मल लोड, शियर लोड. नॉर्मल लोड दिस इज द परपेंडिकुलर टू एरिया एंड दिस इज पैरेलल टू द एरिया. अब तीसरा क्लासिफिकेशन होता है विद रेस्पेक्ट टू दी एरिया. तो ये 2 टाइप के होते हैं. एरिया के रेस्पेक्ट में कि कितने एरिया पर लोड लग रहा है. पॉइंट लोड, किसी सिर्फ एक पॉइंट पर लोड लग रहा है तो उसको पॉइंट लोड कह दिया, पॉइंट लोड. और सेकंड वन इज द ये 2 टाइप, यूडीएल लोड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड और यूवीएल लोड यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड. यदि लोड हमारा जो है वेरी कर रहा है, यूडीएल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड और यूवीएल मतलब यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड. तो ऐसे करके हम लोग अपने लोड का क्लासिफिकेशन करते हैं. अब देखिए स्टैटिक लोड को भी हम 2 टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं. स्टैटिक लोड इज फर्दरली क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स. फर्स्ट वन इज द डेड लोड और सेकंड वन इज द ग्रेजुअली अप्लाइड लोड.
डेड लोड, जैसे किसी भी बॉडी पर हमने कोई एलिमेंट रख दिया, कोई भी लोड रख दिया, तो उस पर रखा हुआ है इसका, जैसे 50 न्यूटन इसका लोड है, तो इस बॉडी पर उतना वो फिक्स हो गया, तो दिस इज द डेड लोड। और यू सेकेंड वन इज द ग्रेजुअली अप्लाइड लोड। हम क्या करें, इस पर धीरे धीरे धीरे, जैसे आपके यूटीएम मशीन होती है, उसमें क्या होता है, धीरे 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 हम उस एलिमेंट पर अपना जो है लोड का मैग्नीट्यूड बढ़ाते चले जाते हैं जब तक वो फ्रैक्चर नहीं होती। तो दिस इज द ग्रेजुअली अप्लाइड लोड, मतलब धीरे धीरे आप पहले मूवमेंट पर कुछ और लोड लग रहा है, फिर धीरे आपका लोड का मैग्नीट्यूड बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, तो ऐसे लोड को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेजुअली अप्लाइड लोड कहते हैं। ओके, अब नॉर्मल लोड भी दो टाइप के होते हैं। ये विद नॉर्मल लोड है परपेंडिकुलर टू द एरिया, तो जो दो टाइप के होते हैं, एक्सियल लोड और दिस इज द असेंट्रिक एक्सियल लोड। असेंट्रिक एक्सियल लोड, एक्सियल लोड यानी कि यदि किसी भी बॉडी पर उसके जो हमारी जेड डायरेक्शन है, दिस इज द एक्स डायरेक्शन, दिस इज द वाई डायरेक्शन, एंड एक डायरेक्शन होगी जो इसको एक एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, और एक डायरेक्शन होगी जो बिल्कुल इसके सेंटर से जाएगी। उसी डायरेक्शन के अलोंग यदि हमारा लोड लग रहा है तो हम कहेंगे एक्सियल लोड, बिल्कुल एक्सियल, उसी के बिल्कुल परपेंडिकुलर। अब असेंट्रिक एक्सियल लोड, उस जेड डायरेक्शन से यदि कुछ असेंट्रिसिटी है, आइदर लेफ्ट डायरेक्शन में या राइट डायरेक्शन में, यदि कुछ असेंट्रिसिटी होगी तो उसको हम बोलेंगे असेंट्रिक एक्सियल लोड। और होगा लोड कैसा, परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन। सिमिलरली शियर लोड भी हमारा कैसा होता है, दो टाइप का होता है, ट्रांसफर शियर लोड और असेंट्रिक ट्रांसफर शियर लोड, टीएसएल और ईटीएसएल। मतलब अब देखिए, ये हमारा कोई बॉडी है, यदि हमने इस पर ऐसे लोड लगा दिया तो ये क्या करेगा, लोड इस प्लेन को शियर ऑफ करने की कोशिश करेगा, तो दिस लोड इज नोन एज टीएसएल, ट्रांसफर शियर लोड। यानी कि बिल्कुल जो है हमारा बाई डायरेक्शन के अलोंग यदि लोड हम लगाते हैं तो दिस इज द ट्रांसफर शियर लोड। ये जो लोड है ये इस प्लेन को शियर ऑफ करने की कोशिश कर रहा है। असेंट्रिक ट्रांसफर शियर लोड, यदि ये लोड बाई, जो इसका बिल्कुल बाई एक्सिस है उससे कुछ असेंट्रिसिटी बनाते हुए लगेगा लोड, कुछ या राइट डायरेक्शन में असेंट्रिसिटी हो या लेफ्ट डायरेक्शन में हो असेंट्रिसिटी हो, तो ऐसे लोड को बोलेंगे असेंट्रिक ट्रांसफर शियर लोड। तो दिस इज होल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ द लोड। नाउ अब हम आगे थोड़ा मूव करते हैं। लोड के क्लासिफिकेशन को जब हमने समझ लिया, तब हम थोड़ा आपको थोड़ा बेसिक मैकेनिक्स की तरफ लेके आते हैं, बीम की तरफ लेके जाते हैं। बीम, एवरीबडी इन फर्स्ट ईयर सभी लोग बीम पढ़ के आ रहे होंगे, तो हम थोड़ा सा उसका बेसिक लेते हैं, क्योंकि बिना बीम का बेसिक लिए थोड़ा सोम समझना, आगे सोम समझने में थोड़ी सी आपको दिक्कत होगी। तो हम थोड़ा सा बीम का कॉन्सेप्ट लेंगे आपके साथ और फिर आगे इस अपनी स्टडी को फर्दर प्रोसीड करेंगे। बीम क्या होती है? बीम बीम इज ए 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। बीम एक हमारा 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है जिसकी एक लेंथ, एक डायमेंशन अदर 2 डायमेंशन के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। आप सभी लोग बीम देखते हैं, बीम में लेंथ जो है काफ़ी बड़ी होती है कंपैरिजन टू विड्थ एंड हाइट। तो बीम हमेशा एक हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है। पहला तो एक डायमेंशन अदर 2 डायमेंशन के कंपैरिजन में लॉन्ग होती है, और बीम एक हमारा हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है। तो बीम की स्टडी करने से पहले हम लोगों को समझना होता है कि हमारे सपोर्ट कितने टाइप के होते हैं। बिफोर स्टडी ऑफ बीम हम लोग सपोर्ट के बारे में पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ सपोर्ट।
टाइप्स ऑफ सपोर्ट। सपोर्ट हमारे बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। हम अपनी स्टडी में 3 टाइप के सपोर्ट को ही देखते हैं। फर्स्ट वन इज द फिक्स्ड सपोर्ट। सेकेंड वन इज द फिक्स्ड सपोर्ट। सेकेंड वन इज द हिंज सपोर्ट। and third one is the roller support. Fixed support, hinge support and third one is the roller support. हम पूरी बीम की स्टडी में इन्हीं 3 सपोर्टों के बारे में पढ़ते हैं। हम हमेशा देखते हैं कोई भी बीम हो वो इन्हीं 3 सपोर्ट से बनी होती है। इन्हीं 3 ही सपोर्ट आप पूरी बीम की स्टडी में देखेंगे, चौथा कोई सपोर्ट आप नहीं देखेंगे। तो पहले हम पढ़ते हैं फिक्स सपोर्ट क्या होता है। फिक्स सपोर्ट, जैसे मान लीजिए किसी भी मेंबर को, जैसे मेरा ये पास ये मेंबर है, यदि मैं इस मेंबर को क्या करूं, किसी दीवार से बिल्कुल एकदम फिक्स कर दूं, सीमेंट लगा के इसको बिल्कुल एकदम फिक्स कर दूं, तो ऐसे सपोर्ट को मैं क्या करता हूं, कहता हूं फिक्स सपोर्ट हो गया मेरा, बिल्कुल फिक्स, कहीं ये हिल डुल नहीं सकता। तो ऐसे सपोर्ट को मैं क्या कहता हूं, फिक्स सपोर्ट। अब मैं बात करूं अब फिक्स सपोर्ट का सिंबल क्या है। तो हम अपनी स्टडी में फिक्स सपोर्ट को इस सिंबल से, हम जनरली अपने फिक्स सपोर्ट को जब भी देखते हैं तो वहां जो है इस सिंबल का यूज देखते हैं। जैसे इस पर एक लोड लगा हुआ है इस बीम पर, और ये लगा हुआ है फिक्स सपोर्ट। बिल्कुल बीम जो है बिल्कुल इसको दीवार से एकदम, कोई मेंबर बिल्कुल दीवार से एकदम सीमेंट से बिल्कुल एकदम चिपका दिया गया है, तो उसको ऐसे सिंबल से हम अपनी स्टडी में, भाई हम लोग अपनी स्टडी को कन्वीनियंट बनाने के लिए कुछ सिंबल्स का यूज करना पड़ता है हम लोगों को। तो फिक्स सपोर्ट के लिए ये आपका सिंबल जो है दिखाया जाता है। अगला है हमारा हिंज सपोर्ट। हिंज सपोर्ट आपने अपना किवाड़ देखा है, जो आपके किवाड़ यानी दरवाजा यानी डोर के जो कब्जे हैं, ठीक है, दिस इज कॉल्ड योर हिंज सपोर्ट। हिंज सपोर्ट का सिंबल कैसे दिखाते हैं हम लोग, एक ट्राइंगल और ट्राइंगल के नीचे ऐसे हैचिंग दिखा देते हैं। दिस इज नोन एज योर हिंज सपोर्ट। दिस सपोर्ट इज नोन एज योर हिंज सपोर्ट। ऐसे लोड लगा हुआ है, इस पर कोई बीम है, दिस सपोर्ट इज नोन एज हिंज सपोर्ट। बिल्कुल एक ट्राइंगल और ट्राइंगल के नीचे हैचिंग कर देते हैं, तो दिस इज अवर हिंज सपोर्ट। थर्ड वन इज योर रोलर सपोर्ट। तो रोलर सपोर्ट को कैसे दिखाते हैं, ट्राइंगल और ट्राइंगल के नीचे हम कुछ सर्किल्स बना देते हैं और उन सर्किल के नीचे हैचिंग कर देते हैं, तो दिस इज द सिंबल ऑफ योर रोलर सपोर्ट। और इसको जो है एक बीम से इस पर लोड लगा दिया, डब्ल्यू लोड लग रहा है, तो दिस इज द सिंबल ऑफ फिक्स सपोर्ट, दिस इज द सिंबल ऑफ हिंज सपोर्ट एंड दिस इज द सिंबल ऑफ रोलर सपोर्ट। ये तीनों सिंबल आपके अपनी स्टडी में आप लोगों को देखने को मिलते हैं। ओके, तो हिंज सपोर्ट, अब बात आती है, अब हम अपनी सोम की तरफ पढ़ रहे हैं कि हिंज सपोर्ट यदि कहीं लगा हुआ है, यदि फिक्स सपोर्ट या हिंज सपोर्ट या रोलर सपोर्ट कहीं लगे हुए हैं, तो वो सपोर्ट कौन कौन सी रिएक्शन, भाई हम अपने बॉडी पर लोड लगाएंगे तो उस लोड की प्रतिक्रिया में, रिएक्शन में कुछ उसके अपोजिट में कुछ रिएक्शंस जनरेट होंगी, तो हम उन रिएक्शंस के बारे में स्टडी करते हैं कि कौन सा सपोर्ट हमारी कौन सी रिएक्शन देता है। अब बात करते हैं इस फिक्स सपोर्ट की। तो फिक्स सपोर्ट में यदि आपका कहीं लोड लग रहा है वर्टिकल, तो क्या हम इस सपोर्ट के चलते, यदि ये सपोर्ट लगा हुआ है, तो क्या ये मेरी बीम वर्टिकली डाउनवर्ड मूव हो जाएगी? क्या नहीं होगी कभी। यदि फिक्स सपोर्ट लगा हुआ है टूट जाएगी बीम, बट यदि लोड बहुत ज्यादा हो गया तो बीम हमारी ब्रेक कर जाएगी, बट कभी जो है नीचे की तरफ मूव नहीं करेगी, बिकॉज ऑफ दिस फिक्स सपोर्ट। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो मेरा फिक्स सपोर्ट है एक रिएक्शन जनरेट कर रहा है वर्टिकल डायरेक्शन, मैंने वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लोड लगा हुआ है, तो इसका मतलब इसकी प्रतिक्रिया में इस सपोर्ट ने क्या किया है,
वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में एक रिएक्शन जनरेट किया है। दैट मीन्स क्या हुआ, फिक्स सपोर्ट मेरा एक वर्टिकल रिएक्शन जनरेट करता है, वर्टिकल रिएक्शन जनरेट करता है। यदि लोड डाउनवर्ड है तो रिएक्शन अपवर्ड लगेगी, यदि लोड अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है तो लोड यदि अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है तो रिएक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगी, यदि लोड डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगी। ओके, यानी कि मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, मेरा फिक्स सपोर्ट इस वर्टिकल लोड के चलते, फिक्स सपोर्ट के चलते मेरी जो बीम है वो वर्टिकल डायरेक्शन में मूव नहीं हुई। इसका मतलब मेरा फिक्स सपोर्ट एक वर्टिकल रिएक्शन जनरेट करता है। ओके, नेक्स्ट वन इज, क्या यदि फिक्स सपोर्ट लगा हुआ है और मैं इस बीम को पकड़ के खींचूं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, क्या ये बीम कभी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करेगी? कभी, इस फिक्स सपोर्ट के चलते कभी नहीं करेगी। इसका मतलब मेरा जो फिक्स सपोर्ट है वो एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी जनरेट कर सकता है। यदि मैं इस पर हॉरिजॉन्टल लोड लगा दूं तो ये बीम कभी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव नहीं करेगी, यानी कि इस लोड के चलते, अप्रूवल लोड के चलते मेरी बीम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव नहीं करेगी। इसका मतलब ये जो बीम है वो एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन जनरेट करती है। This beam is generated a horizontal reaction because of this horizontal load. यदि लोड राइटवर्ड डायरेक्शन में लगा हुआ है तो ये रिएक्शन हॉरिजॉन्टल रिएक्शन लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में आएगी। तीसरी बात, इस लोड के चलते ये बीम कभी रोटेट कर सकती है? क्या ये लोड कभी इस बीम को रोटेट करा सकता है? कभी नहीं करा सकता। ये फिक्स सपोर्ट की प्रॉपर्टी है कि ये लोड कभी इस बीम को रोटेट नहीं करा सकता। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरी जो बीम है वो क्या कर सकती है, एक यदि मैं इस बीम को ये लोड लगा रहा हूं तो इस लोड के चलते ये बीम क्या करेगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव होने की कोशिश करनी चाहिए, परंतु ये फिक्स सपोर्ट के चलते ये कभी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट नहीं करेगी। इसका मतलब क्या हुआ, मेरा जो फिक्स सपोर्ट है वो एक रजिस्टिव मूवमेंट भी देता है। मीन्स कि हमारा जो फिक्स सपोर्ट है वो रजिस्टिव मूवमेंट भी देता है, रजिस्टिव मूवमेंट। यानी कि मेरा बात क्या हुई, मेरे फिक्स सपोर्ट 3 टाइप के रिएक्शन जनरेट करता है। फर्स्ट वन इज हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, सेकंड वन इज वर्टिकल रिएक्शन एंड थर्ड वन इज रजिस्टिव मूवमेंट। तीनों टाइप के रेजिस्टेंस को वो जनरेट करता है, वर्टिकल रिएक्शन, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एंड रजिस्टिव मूवमेंट। अब बात करते हैं अपने हिंज सपोर्ट की। दिस इज अवर हिंज सपोर्ट। अब जैसे आपका किवाड़ है, यदि इस किवाड़ को पकड़ के, इस दरवाजे को पकड़ के आप वर्टिकल डायरेक्शन में खींचें तो क्या कभी आपका जो डोर है कभी वर्टिकल डायरेक्शन में जाता है? कभी नहीं जाता। इसका मतलब जो आपका हिंज सपोर्ट है वो एक वर्टिकल रिएक्शन जनरेट करता है, एक वर्टिकल रिएक्शन जनरेट करता है। मैं इस डोर को पकड़ के हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पुल करूं तो क्या मेरा डोर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पुल होता है? कभी नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है कि मेरा डोर, जो मेरा हिंज सपोर्ट है वो एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी जनरेट करता है, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी जनरेट करता है। तीसरी बात, इस दरवाजे को पकड़ के मैं घुमाना चाहूं तो क्या मैं घुमा सकता हूं? बड़े आराम से घूमता है। दरवाजे का काम ही है, हिंज सपोर्ट का काम ही है कि हम किसी भी बॉडी को ना वर्टिकल डायरेक्शन में मूव होने दें ना हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव होने दें, बस उसको घूमने दें अपनी एक्सिस के अराउंड। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि मेरा जो वर्टिकल सपोर्ट है एक रजिस्टिव मूवमेंट भी जनरेट नहीं करता। रजिस्टिव मूवमेंट एक रेजिस्टेंस जनरेट, मूवमेंट के अगेंस्ट कोई रेजिस्टेंस जनरेट नहीं करता। यदि रेजिस्टेंस जनरेट करता तो मेरा दरवाजा कभी घूमता नहीं। इसका मतलब मेरा जो फिक्स हिंज सपोर्ट है वो रजिस्टिव मूवमेंट नहीं जनरेट करता, सिर्फ 2 रेजिस्टेंस जनरेट करता है, वर्टिकल रेजिस्टेंस एज वेल एज हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस। एंड थर्ड वन इज रोलर सपोर्ट। मैं इस रोलर सपोर्ट को वर्टिकल डायरेक्शन में ले जाना चाहूँ तो क्या मैं जैसे रोलर सपोर्ट का मैं एग्जांपल दूं, मेरी एक रोलर वाली चेयर है तो क्या मैं इस चेयर को बैठ जाता हूं तो क्या मैं वर्टिकल डायरेक्शन में या अपवर्ड डायरेक्शन में मूव होता हूं? कभी नहीं होता। इसका मतलब मेरा जो रोलर सपोर्ट है वो वर्टिकल रिएक्शन भी जनरेट करता है। माई रोलर सपोर्ट एक वर्टिकल रिएक्शन जनरेट करता है। अब मैं एक रोलर वाली चेयर पर बैठ के आगे पीछे, या फिर कभी कभी आपने जो है मॉल्स में गेट देखे होंगे जिन पर नीचे रोलर लगे होते हैं,
तो वो लगाए इसलिए जाते हैं कि हम उनको जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्लाइड कर सके, या डॉक्टर के दरवाजे देखे होंगे वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्लाइड कर सकते हैं, तो वो लगाए इसलिए जाते हैं कि उनका हॉरिजॉन्टल मोशन परमिट हो सके। इसका मतलब क्या है कि रोलर सपोर्ट वर्टिकल रिएक्शन तो जनरेट करता है पर हॉरिजॉन्टल रिएक्शन जनरेट नहीं कर सकता। तीसरी बात, उस रोलर वाली चेयर पर बैठ के आप राउंड एंड राउंड रोटेट हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। इसका मतलब रोलर सपोर्ट एक रजिस्टिव मूवमेंट भी जनरेट नहीं कर सकते। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो मेरे रोलर सपोर्ट है वो सिर्फ एक रिएक्शन जनरेट करता है, दैट इज द वर्टिकल रिएक्शन। तो हम कंक्लूड कर लेते हैं इन सपोर्ट को। तो हम बात करें फिक्स सपोर्ट की, फिक्स सपोर्ट की बात करें, फिक्स सपोर्ट की बात करें तो मेरा फिक्स सपोर्ट वर्टिकल रिएक्शन जनरेट करता है, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन जनरेट करता है, बिल्कुल करता है, रजिस्टिव मूवमेंट जनरेट करता है, बिल्कुल करता है। यानी कि मेरा फिक्स सपोर्ट तीनों रिएक्शन जनरेट करता है, रजिस्टिव मूवमेंट, वर्टिकल रिएक्शन एंड हॉरिजॉन्टल रिएक्शन। सेकंड वन इज हिंज सपोर्ट। मेरा हिंज सपोर्ट जो है क्या वर्टिकल रिएक्शन जनरेट करता है? बिल्कुल करता है। मेरा दरवाजा कभी वर्टिकल डायरेक्शन में मूव नहीं होता है। मेरा हिंज सपोर्ट हॉरिजॉन्टल रिएक्शन जनरेट करता है, बिल्कुल करता है, क्योंकि मेरा दरवाजा कभी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी नहीं भागता। क्या मेरा दरवाजा रजिस्टिव मूवमेंट जनरेट करता है? कभी नहीं करता, क्योंकि दरवाजे का काम ही है कि वो अपनी डायरेक्शन में रोटेट करे। यानी कि जो डोर है यानी हिंज सपोर्ट है वो रजिस्टिव मूवमेंट जनरेट नहीं कर सकते, बस सिर्फ दो रिएक्शन जनरेट करते हैं, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एंड वर्टिकल रिएक्शन। रजिस्टिव मूवमेंट जनरेट नहीं करते। अब तीसरी बात करें रोलर सपोर्ट की। रोलर सपोर्ट हमारे हॉरिजॉन्टल रिएक्शन जनरेट करते हैं? बिल्कुल नहीं करते। वर्टिकल रिएक्शन जनरेट करते हैं? बिल्कुल करते हैं। वर्टिकल डायरेक्शन में मूव नहीं होता। वर्टिकल रिएक्शन जनरेट करते हैं रोलर सपोर्ट। हॉरिजॉन्टल रिएक्शन जनरेट करते हैं? हॉरिजॉन्टल रिएक्शन जनरेट नहीं करते। रजिस्टिव मूवमेंट जनरेट करते हैं? कभी नहीं करते। चेयर पर बैठ के हम गोल गोल घूम सकते हैं, राउंड एंड राउंड मूवमेंट लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है। इसलिए रजिस्टिव मूवमेंट भी हमारा रोलर सपोर्ट जनरेट नहीं करता। यानी कह सकते हैं आप फिक्स सपोर्ट हमारे तीन रिएक्शन जनरेट करते हैं, वर्टिकल रिएक्शन, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एंड रजिस्टिव मूवमेंट। हमारा हिंज सपोर्ट वर्टिकल रिएक्शन भी जनरेट करता है, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी जनरेट करता है और रजिस्टिव मूवमेंट जनरेट नहीं करता है। और हमारा जो रोलर सपोर्ट है वो सिर्फ एक रिएक्शन जनरेट करता है, वर्टिकल रिएक्शन। हॉरिजॉन्टल रिएक्शन और रजिस्टिव मूवमेंट जनरेट नहीं करता। ओके फ्रेंड्स, आगे का बीम का लेक्चर, आगे बीम के बारे में हम डिटेल स्टडी अगले लेक्चर में करेंगे। गुड मॉर्निंग। मैं समझ सकता हूँ आपको सब लोग, मैंने आज के लेक्चर में तीन बातें बताई कि हमारा सोम का एम क्या है, एम ऑफ द सोम, कि हम किसी मशीन एलिमेंट की डिजाइन करना चाहते हैं तो बिना सोम की इक्वेशन के हम उस एलिमेंट की डिजाइन नहीं कर सकते। दूसरी बात बताई लोड कितने टाइप के होते हैं, मैंने लोड का क्लासिफिकेशन बनाया। और तीसरी बात मैं बीम स्टार्ट किया और बीम का पहला टॉपिक सपोर्ट के बारे में बताया, कौन सा सपोर्ट कौन सी रिएक्शन जनरेट, कितने टाइप के सपोर्ट होते हैं। तो मैंने बताया तीन टाइप के सपोर्ट होते हैं, फिक्स सपोर्ट, हिंज सपोर्ट एंड रोलर सपोर्ट। और फिक्स हिंज सपोर्ट हमारे तीन रिएक्शन जनरेट करता है, फिक्स सपोर्ट हमारे तीन रिएक्शन जनरेट करता है, हिंज सपोर्ट हमारे दो रिएक्शन जनरेट करता है एंड रोलर सपोर्ट सिर्फ एक रिएक्शन जनरेट करता है। दिस इज द कंक्लूजन ऑफ टुडे लेक्चर। आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। बीम के लिए हम अपना नेक्स्ट लेक्चर देखते हैं। ओके, बाय।